योगी जी की एक्सेप्टेंस जनता के बीच में है, सभी उनको स्वीकार करते हैं। अब चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन आप उनसे पूछिए कि योगी जी का काम कैसा है, अरे भाई बाबा ने तो कमाल कर दिया है, बाबा की तो बात ही अलग है। जबकि योगी जी का जो छवि है, मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर में कोई सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। अगर कभी भी किसी भी पार्टी को केंद्र में आना है तो उसका रास्ता केवल और केवल यूपी से जाता है, केवल उत्तर प्रदेश से जाता है। अरविंद केजरीवाल की जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, और याद कीजिए जब वह अन्ना हजारे आंदोलन से निकले तो उन्होंने ये कहा था कि हम देश में एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। आज जितने भी पार्टियों के साथ मिलकर वो गठबंधन के लिए जाते हैं, बैठक करते हैं, उन सभी पार्टियों के बड़े नेताओं के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए। इसीलिए किसी ने कहा कि जो राजनीति है ना, वो दुनिया की सबसे गंदी चीज़ है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कब कौन नेता किस करवट लेगा, किधर जाएगा, कहाँ जाएगा। यूपी की जब बात करते हैं तो यूपी में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के ये भ्रष्टाचार पे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम जितने भी निर्णय हैं, और यूपी ऐसा राज्य है कि जिसकी जो है संसदीय सीटों से जो है पूरी देश की राजनीति प्रभावित होती है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कितना प्रभाव रहेगा योगी जी के जो यूपी में कांग्रेस का? एक बात समझ लीजिए, अगर कभी भी किसी भी पार्टी को केंद्र में आना है तो उसका रास्ता केवल और केवल यूपी से जाता है, केवल उत्तर प्रदेश से जाता है। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता है इस समय बीजेपी के पास कि उसको टक्कर देने के लिए कोई भी विपक्षी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो उसको मैदान में जाके हरा सके। योगी जी की एक्सेप्टेंस जनता के बीच में है, सभी उनको स्वीकार करते हैं। अब चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन आप उनसे पूछिए कि योगी जी का काम कैसा है, अरे भाई बाबा ने तो कमाल कर दिया है, बाबा की तो बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि बाबा ने माफिया पर अंकुश लगाया। किसी भी राज्य की जनता को, देश की जनता को सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। आज देखिए यूपी के अंदर में सारे अपराधी जेल में बंद है, और जो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। आज देखिए अतीक अहमद ने इतने लोगों को परेशान किया, तकलीफ दी, लोगों की ज़मीनें कब्जा की, और योगी जी ने क्या किया, उन ज़मीनों को कब्जा करके और उसके ऊपर मकान बना के जो गरीब परिवार था उसको उन्होंने उन फ्लैट की चाबी दी। तो इससे क्या, और उसमें ऐसा नहीं कि केवल हिंदू महिलाएं थी। जबकि योगी जी का जो छवि है, मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर में कोई सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है तो वो योगी हैं, जो आज भी चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन वो उनका जो कट्टर हिंदुत्व का छवि है उसको उन्होंने नहीं बदला है। आज भी वो खुलकर कहते हैं कि भाई जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको सबको मानना पड़ेगा। और यहीं से राजनीति जो है केंद्र के सत्ता में जाती है। जिस राज्य में 80 लोकसभा सीटें हों, वही राज्य सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। केंद्र में सत्ता की चाबी उसी के पास है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जिस तरह से योगी जी का शासन प्रशासन चल रहा है, अगर वो 80 में से 70 सीट भी ले आएँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव हों चाहे राम गोपाल यादव में आपस में तालमेल नहीं है। इसके बाद और पार्टी भी देख लीजिए, कहीं से भी नहीं लग रहा। दूसरी तरफ देखिए जो छोटी पार्टियाँ जैसे सुभाषपा जैसी पार्टियाँ हैं, वो सब भी एनडीए के साथ चले गए। अपना दल जो यूपी में है वो भी एनडीए के साथ में है, अनुप्रिया पटेल जिसकी नेता हैं। तो जब इतने सारे लोग आपके साथ हो, गठबंधन भी हो, और आपकी एक छवि ऐसी है, मजबूत छवि है, जहाँ पर ये चल रहा है कि भाई योगी जी का विकास पूरे यूपी में सर चढ़कर बोल रहा है, कानून व्यवस्था सबसे अच्छी, आप किसी भी राज्य से तुलना करने, बल्कि मैं कहता हूं कि बीजेपी शासित राज्यों से भी अगर आप तुलना करेंगे तो योगी जी के बराबर जो शासन प्रशासन है वो कोई नहीं दे पा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि योगी जी की छवि के कारण, क्योंकि अगर महंगाई की बात करें तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जो महंगाई का मुद्दा है या महंगाई होती है वो उसमें राज्य सरकार ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है उसके लिए भी केंद्र सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है। तो ऐसे में योगी जी की छवि अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि इस बार फिर से लोकसभा में जो सीटें आएंगी वो योगी जी के कारण फिर से एनडीए को बढ़त दिलाएगी और फिर से उनको सत्ता दिलाएगी, मुझे ऐसा लगता है।
आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ये गठबंधन बन रहा है, जो अलग अलग पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा नहीं मिलती है, जिनकी जो है आपस में जो है कोई तालमेल नहीं बैठता है, लेकिन एक ही लक्ष्य है उनका कि मोदी जी का विरोध करना, मोदी का विरोध करना और बीजेपी को बाहर करना सत्ता से। तो आपको क्या लगता है कि आखिर में कारण क्या है कि जो मोदी जी को बाहर करना या केंद्र से जो है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए इनका सबसे एक नेतृत्व इनका अब डिसाइड नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम जो है एक बार जो है हम चुनाव जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे, फिर बाद में देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बना, हमारा नेता कौन बनता है। तो क्या आखिर में कारण क्या है कि मोदी जी को बाहर करने का? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबको अगर नुकसान पहुंचाया है तो एक ही व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। एक ही पार्टी है, बीजेपी है। तो जब आपको लगता है कि भाई सामने शेर है, तो शेर से लड़ने के लिए अकेली कोई पार्टी तैयार तो नहीं होगी, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम गठबंधन कर लें, क्योंकि जब एक साथ एकजुट होंगे, क्योंकि जब सामने बड़ा खिलाड़ी हो तो उससे लड़ने के लिए आपको इतने ही ज़्यादा संख्या में बल चाहिए। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो है ताकत बढ़ाने का, कि एकजुट रहेंगे। तो आपने देखा है कि इनमें कई सारे जो नेता हैं विपक्षी दलों में, इनके ऊपर कोई ना कोई शासन, कोई ना कोई इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। ईडी के, सीबीआई के कई जांच चल रहे हैं। तो जब सबके साथ ही सभी पीड़ित हों एक ही पार्टी से, तो वो जाएंगे कहाँ? तो वो सबको एकजुट होना ही होगा। सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी ही होगी। और मुझे लगता है कि देखिए, लोकतंत्र में ये हक है सबका कि कौन किसके साथ जाता है। कई बार आपने देखा है, मैंने देखा है कि जो कई पार्टियों के जो नेता हैं, कभी बीजेपी में होते हैं, कभी कांग्रेस में, कभी किसी और पार्टी में, वही नेता इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं। और ये पूरी जो ये एक्सरसाइज है वो है सत्ता परिवर्तन की, सत्ता में आने की। सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो सत्ता में आए और सत्ता का सुख भोगें, क्योंकि एक बार आप जब सत्ता में आ जाते हो, जब आपके पास पावर आ जाती है, तो आपके खिलाफ जो लगे हुए आरोप हैं वो भी कहीं ना कहीं बक्से में बंद हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को जो है बहुत पढ़े लिखे बताते हैं और प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा बताते हैं, उनके जो पार्टी में भी जो जिस तरह से उन्होंने बोला था कि हम एक सुशासन लाएंगे, अन्ना हजारे की जो है पद चिन्हों पे चलने का उन्होंने संकल्प लिया था, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि किस तरह से उनके जो है मंत्री जो है एक एक कर जेल जा रहे हैं। क्या वो टक्कर दे पाएंगे या क्या ये गठबंधन में वो ये शामिल होंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थीं। और याद कीजिए, जब वह अन्ना हजारे आंदोलन से निकले तो उन्होंने ये कहा था कि हम देश में एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे, हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो सत्ता में रह रही सभी पार्टियों से अलग होगी। लेकिन देखिए, उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाए, उन्होंने सभी दूसरी पार्टियों के खिलाफ डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आरोप लगाते थे कि इनके खिलाफ इतने भ्रष्टाचार का आरोप है, इनके खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आज जितने भी पार्टियों के साथ मिलकर वो गठबंधन के लिए जाते हैं, बैठक करते हैं, उन सभी पार्टियों के बड़े नेताओं के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन आज जब उनकी खुद की पार्टी में जब मनीष सिसोदिया जी को जेल हो गई शराब घोटाले में, तो देखिए कैसे वो भी उधर ही पहुंच गए। तो ये जो राजनीति है, राजनीति में क्या है कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। यहाँ जब आदमी को लगता है कि वो कमज़ोर हो रहा है तो वह अपनी विचारधारा को भूल जाता है, वह अपनी कमिटमेंट को भूल जाता है और किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो राजनीति है ना, वो दुनिया की सबसे गंदी चीज़ है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कब कौन नेता किस करवट लेगा, किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, वो जिसको मतलब हमेशा विपक्षी मानते रहते हैं, कभी उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो ये सत्ता है। और अरविंद केजरीवाल की सबने छवि ऐसी बनी थी, या पूरे देश में छवि ऐसी बनी थी कि ये कुछ अच्छा करेंगे, अलग करेंगे। लेकिन जिस तरह से शराब घोटाले में नाम आया, जिस तरह से और भी कुछ इनके खिलाफ केस हुए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि अरविंद केजरीवाल केवल इसलिए इन गठबंधन के साथ मिले हैं ताकि इनके पार्टी पर जो लगे हुए आरोप हैं उनसे वो किसी तरह से बाहर निकल जाएं, और इसका कोई बड़ा कारण नज़र नहीं आता। अब लास्ट से एक सवाल है, क्या 2024 में मोदी जी को टक्कर देने का है कोई, जो मोदी के टक्कर में कोई है? देखिए, मोदी जी को टक्कर देना है तो मुझे लगता है कि अब भी अगर एक्सेप्टेंस बनेगी, भले ही लोग कांग्रेस को कुछ भी कह दें, भले ही
परिवारवाद का आरोप लगा दें, पहले ये कह दें कि ये गांधी परिवार है, लेकिन अभी भी अगर एक्सेप्टेंस बनेगी तो मुझे लगता है राहुल गांधी को लेकर बन सकती है, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरह से पूरे देश में कहा गया है, एक्चुअली ऐसा नहीं, बंदा पढ़ा लिखा है, इंसानियत भी है, लेकिन थोड़ी सी कमी क्या है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि ये बंदा अब बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं, देश की जनता ये चाहती है कि देश में सत्ता के साथ साथ जो विपक्षी पार्टी है उसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्षी पार्टी मजबूत नहीं होगी तो वहाँ पर तानाशाही लौट आएगी। मोदी जी कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर वही लगातार रहेंगे तो हो सकता है कि उनके अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं, कुछ इस तरह के निर्णय लेने लगें जिससे कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो नष्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल से विपक्ष में लोकतंत्र का मजबूत होना, पूरे देश में लोकतंत्र का मजबूत होना आवश्यक है और विपक्षी पार्टी को भी मजबूत होना है। और इसमें राहुल गांधी अभी भी, अगर अखिलेश यादव से आप लोग पूछ लीजिए किसी से कि भाई अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कितने लोग जवाब देंगे। शरद पवार के लिए कितने लोग जवाब देंगे, ममता बनर्जी के लिए कितने लोग, क्योंकि आज भी ये जो पार्टियां हैं, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आज भी कुछ ही राज्यों में, लेकिन कांग्रेस भले ही 2 सीट जीते, 3 सीट जीते, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उनकी एक एक्सेप्टेंस है। तो मुझे लगता है कि उसी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए जिसकी की एक्सेप्टेंस देश के हर कोने में हो, भले उसके पास 10 सीट हो, 5 सीट हो, 2 सीट हो, लेकिन उसको जाना चाहिए राहुल गांधी के साथ। 2024 में आप क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या मोदी जी को दोबारा चाहते हैं, क्या जिस तरह से कि हमारी जो विदेश नीति से लेकर के तमाम जो भ्रष्टाचार पे जो है जो उन्होंने कमिटमेंट किया है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मोदी जी बेशक बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आप देख लीजिए दुनिया के जहाँ भी जिस भी कोने में गए, खासकर उनकी विदेश नीति, जैसे कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में उनको बॉस कहकर पुकारा गया और अमेरिका में आज तक जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पूरी दुनिया के अंदर में जो भारत की छवि है वो अच्छी बनी है और उन्होंने कहा भी है अभी हम भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और 2 टर्म से कंसिस्टेंसी, देखो किसी भी सरकार में जब कंसिस्टेंसी होती है तो उसके डेवलपमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक स्टेबिलिटी तो आई है इनके आने के बाद, भले ही कुछ निर्णयों से हम सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी आने वाले जो चुनाव हैं 2024 का इलेक्शन, मुझे लगता है कि फिर से एक बार पूरी उम्मीद ऐसी है, मुझे लग रहा है कि 90% उम्मीद है कि फिर से मोदी जी सत्ता में आ जाएंगे, भले ही कुछ सीटें कम हो जाएं, लेकिन ऐसा कहना कि दूसरी पार्टी या विपक्षी गठबंधन का कोई नेता बन जाएगा प्रधानमंत्री, फिलहाल की स्थिति में ऐसा लगता नहीं है।